हेलो, नमस्कार, जय जवाहर आप सभी को। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज का थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू करेंगे जो पिकासो की बुक में दी हुई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल ये 73वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 के ई में लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायतों के कार्यकाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो भी थ्योरी लिखा जो बुक में दी हुई है। पंचायतों की अवधि प्रथम सम्मेलन प्लस 5 वर्ष तक। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अर्थात हर ग्राम पंचायत की जो वैधता है, यानी कि अवधि जो उसकी होगी, है ना, वो उसकी पहली बैठक से 5 साल तक बनी रहेगी। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत की पहली बैठक मान लीजिए 1 अप्रैल को हो रही है ना, 1 अप्रैल 2020 को मान लीजिए, है ना, तो अगली जो बैठक होगी वो 1 अप्रैल 2025 को होगी। ठीक है, तो उसका जो कार्यकाल होगी, बैठक बोल रही हूँ जो, सॉरी, है ना, अगर वो उसकी पहली बैठक 1 अप्रैल 2020 को हो रही है ना, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 1 अप्रैल 2025 तक माना जाएगा। ठीक है, किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व तक पूरा कर लिया जाएगा। मतलब पंचायत का जो भी पंचायत का 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म होने से 6 महीने के पहले ही जो चुनाव होगा वो कराना जरूरी होगा, है ना, चुनाव कर लेना जो है वो जरूरी होगा। मान लीजिए इसी 1 अप्रैल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, है ना, तो 31 दिसंबर को जो है वो है ना, ये जो इसका जो कार्यकाल है पंचायत का, है ना, वो कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है ना, तो जो चुनाव होगा वो जून 2025 तक हो जाना चाहिए। है ना, मान लीजिए अगर 31 दिसंबर 2025 को कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, 31 दिसंबर 2025 को मान लीजिए इसका अगर किसी पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसका 6 महीने पहले, है ना, इसके 6 महीने पहले यानी कि जून 2025 तक चुनाव है ना वो हो जाना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, किंतु ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब सिंपल है ना, ग्राम सभा यानी कि पूरे गांव की जो जनता जहाँ पे बैठती है, जहाँ पे बैठक होती है, जो बैठक होती है आम जनता की, है ना, उनका कोई तय कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक अवधि होता है। मतलब अ, प्रथम अधिवेशन मतलब कहना चाहिए कि पंचायत की 5 साल की अवधि की जो शुरुआत होती है, पहली बैठक यानी कि प्रथम अधिवेशन से होती है ना। अगर पहली बैठक मान लीजिए पहली बैठक मान लीजिए यही वाला डेट मान लीजिए, या तो फिर और कोई डेट मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि 15 मार्च 2022 को हुई, तो कार्यकाल क्या होगा? 15 मार्च 2027, यहां से 5 साल। ठीक है, तो जो पहली बैठक होगी वो मतलब पंचायत की 5 साल की अवधि जो है उसकी शुरुआत पहली बैठक के यानी कि पहली अधिवेशन से होगी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। सरपंच की मृत्यु या पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। तब तक स्थानापन्न सरपंच द्वारा कार्यवाही की जाएगी, जो निर्वाचित पंचों में से कोई एक होगा। सिंपल है, यहाँ पे भी कहा गया है कि सरपंच की मृत्यु हो जाती है या कोई वो अपना त्याग पत्र दे देता है ना, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर जो है वो नया चुनाव कराना जरूरी होगा। और है ना, ऐसी स्थिति में तब तक अ, वो पद जो है वो खाली तो हो नहीं सकता है, रह नहीं सकता है वो पद खाली, है ना, तो ऐसी स्थिति में पंचों में से कोई एक व्यक्ति जो होगा वो स्थानापन्न सरपंच के रूप में काम करेगा, है ना, मतलब वो एक तरह से अस्थाई सरपंच होगा।
ठीक है, एक तरह से वो अस्थायी सरपंच होगा जो उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है, अगला है, उपचुनाव से निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होता है। अगर कोई पदाधिकारी है ना बीच कार्यकाल में उपचुनाव से चुना जाता है, ठीक है, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही होगा, है ना कि उसके लिए एक्स्ट्रा और चुनाव होगा। ठीक है, मतलब चुनाव कहते हैं उसका जो एक्स्ट्रा कार्यकाल नहीं होगा, है ना, वो जो जितने भी समय के लिए वो बचा होगा, उसका कार्यकाल वो उतने ही समय के लिए वो पदाधिकारी काम करेगा। मान लीजिए अगर कोई पंचायत है उसका कार्यकाल अगर कोई पंचायत, ठीक है, उसका कार्यकाल मान लीजिए 2020 से लेकर के 2025 तक है। अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 2020 से 25 तक है ना, तो कोई सरपंच 2023 में उपचुनाव से चुना गया, इस बीच 2023 में उपचुनाव से कोई सरपंच चुना गया, तो उसका कार्य 2025 यानी कि 2023 से लेकर के 2025 तक ही रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसके पहले 2025 उसका जो कार्यकाल है वो उसका कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने अ, ही बचा हुआ है ना, कार्यकाल खत्म ये 23 के अलावा, मतलब ये 23 तो मतलब मान लीजिए ये तो बीच की बात हो गई है ना, लेकिन 2025 में ही अगर उसका कार्यकाल खत्म होने की यानी कि दिसंबर से दिसंबर में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है ना, तो जून यानी कि अ, जून से यानी कि दिसंबर तक, है ना, तो उस बीच में कोई कार्य उसका जो उपचुनाव है ना, ऐसी स्थिति में उपचुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझा पा रही होंगी मैं, है ना, अगर 6 महीने ही बचा है अगर कार्यकाल का, तो 6 महीने में कोई उपचुनाव नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच पद धारित करेगा। किसी कारण से सरपंच का चुनाव लंबित हो गया, है ना, तो पंचायत जो है वो चुने गए पंचों में से किसी एक को अस्थायी सरपंच के रूप में बनाएगी, काम देगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो आई गेस मैं समझा पा रही होंगी, है ना, मैं बहुत ज्यादा, है ना, मेरा फोटे नहीं है ये, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आई गेस मैं समझा पा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट दिया गया है, कार्यकाल की गणना निम्न आधार पर नहीं होगी। किन कारणों के कारण जो है किन बातों के कारण जो कार्यकाल की गणना नहीं हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से कार्यकाल की गणना नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि शपथ चाहे देर से हो, कार्यकाल पहली बैठक से ही गिना जाएगा, है ना। और जैसे कि शपथ मान लीजिए शपथ मान लीजिए 10 जनवरी है ना को ली गई, है ना, 10 जनवरी को शपथ हुई। ठीक है, तो लेकिन जो बैठक हुई है वो 1 जनवरी को हुई है, जो बैठक हुई है वो 1 जनवरी को हुई है, लेकिन शपथ जो है वो 10 जनवरी को हुई है, तो जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी से ही गिना जाएगा। ठीक है, भले ही शपथ 10 जनवरी को हुई हो, लेकिन बैठक तो कब हुई है, 1 जनवरी को, है ना, तो 1 जनवरी से ही उसका जो कार्यकाल है वो माना जाए। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से। इसका क्या मतलब है कि गठन की अधिसूचना से कार्यकाल की गणना नहीं हो सकती है। कैसे, मतलब अधिसूचना चाहे पहले जारी कर दी गई हो, है ना, लेकिन बैठक जो है पहली बैठक नहीं होती, मतलब जो अधिसूचना चाहे पहले जारी हुई हो, है ना, लेकिन जब तक पहली बैठक नहीं होती कार्यकाल शुरू नहीं होता। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही है कि अधिसूचना, जैसे कि इन्हीं में से अगर डेट देख लें पहले, है ना, कि 25 दिसंबर को अधिसूचना आई, है ना, पहली बैठक 1 जनवरी को हुई, कार्यकाल भी 1 जनवरी को ही गिना जाएगा। ठीक, परिणामों की घोषणा तिथि से परिणामों की घोषणा तिथि से भी जो है ना ये कार्यकाल की गणना नहीं हो सकती है। कैसे, जो चुनाव के नतीजे जब भी आएंगे, रिजल्ट जब भी आएगा, कार्यकाल की गणना पहले सम्मेलन से ही होगी, ऐसी स्थिति में भी। 1 जनवरी को बैठक हुई है, मान लीजिए 1 जनवरी को बैठक हुई है,
यहां से शुरुआत करते हैं। 25 दिसंबर को अधिसूचना आई। 1 जनवरी को सॉरी, 25 दिसंबर को अधिसूचना आई और 30 दिसंबर को मान लीजिए रिजल्ट आ गया और पहली बैठक हो गई मान लीजिए 1 जनवरी को और 10 जनवरी को शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी जब भी बैठक होगी, वो एक मतलब 1 जनवरी जब भी हुई है, मतलब 1 जनवरी को ही बैठक हुई है मान लीजिए, है ना, तो 1 जनवरी को ही कार्यकाल स्टार्ट हुआ है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। कार्यवाहक सरपंच चुनते समय, कार्यवाहक चुनते समय क्या नियम कानून है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सरपंच का पद खाली होने पर उप सरपंच को कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर सरपंच की सरपंच का पद खाली हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे दिया जाता है या फिर किसी वजह से वो अयोग्य माना जाता है ना, तो सीधे उप सरपंच को कार्यवाहक सरपंच नहीं बनाया जाएगा, है ना। मतलब सरपंच मतलब है ना, सीधे सीधे से उसको उप सरपंच नहीं बनाया जाएगा। उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि विशेष नियम होंगे, है ना। किसी पंच को चुना जाएगा, है ना, कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में किसी नियमों के तहत पंचों में से चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग के लिए सरपंच का पद आरक्षित है। यह भी सिंपल है कि जिस भी जाति या वर्ग से, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी या फिर महिला, है ना, या पिछड़ा वर्ग जो भी, है ना, तो जिस पद का वो सरपंच है, जिस पद का मतलब सरपंच पद आरक्षित था, है ना, तो कार्यवाहक सरपंच भी उसी वर्ग से ही चुना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आरक्षित वर्ग, मान लीजिए एसटी से या फिर एसटी से अगर सरपंच है, एसटी कोटा से अगर सरपंच है, सरपंच पद में वो पद जो है वो आरक्षित किया गया है ना, तो कार्यवाहक सरपंच भी एसटी या एससी वर्ग से ही चुना जाएगा। अगला पॉइंट है, कार्यवाहक सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जा सकता है। मतलब सेम वही चीज है कि सिर्फ उसी वर्ग के पंचों में से ही कोई एक व्यक्ति कार्यवाहक सरपंच के रूप में काम करेगा। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। महिला सरपंच की जगह कोई महिला ही कार्यवाहक सरपंच बनेगी, पुरुष नहीं। कोई भी महिला उस वर्ग से नहीं है तो दूसरे वर्ग की महिला को सरपंच पद पर चुना जा सकता है। मतलब कि अगर अगर सरपंच का पद अगर महिला के लिए रिजर्व है ना, तो कोई भी पुरुष, है ना, उस पद के लिए भागीदारी नहीं होगा उसका, है ना, उसके लिए महिला ही होगी। और मान लीजिए उस वर्ग में अगर महिला किसी दूसरे वर्ग से है ना, उस वर्ग से आरक्षित उस आरक्षित वर्ग से अगर महिला नहीं है तो दूसरे वर्ग से महिला को चुना जाएगा, लेकिन पुरुष को किसी भी हालत में नहीं चुना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एसटी कोटा के लिए एसटी फीमेल, है ना, महिला को एसटी महिला के लिए आरक्षित है ना, सरपंच का पद। तो अ, अगली जो महिला सरपंच होगी वो एसटी कोटा की ही होगी, और यदि इस एसटी कोटा से नहीं है तो किसी और वर्ग से चुनी जाएगी, है ना, जैसे कि अनरिजर्व्ड से मान लीजिए, है ना, और अनरिजर्व्ड से हो गया या फिर एससी से हो गया या तो फिर ओबीसी से हो गया, है ना, तो जो भी होगी वो महिला ही होगी, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगला है, कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से उपचुनाव, है ना, तो जो उपचुनाव है वो कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कैसे भंग हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। 6 माह से कम कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, ये वही चीजें यहाँ पे कही गई है कि अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक समय के लिए बचा है, ठीक है, एक कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, एक कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए होता है। तो
एक्सप्लेन किया था मैंने कि दिसंबर 2025 में एक कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक है। और एक कार्यकाल जो है वो दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। ठीक है। तो जो दूसरा मतलब जो दिसंबर 2025 से पहले यानी कि जून, 6 महीना पहले, है ना, जून 2025, है ना, जून से दिसंबर 6 महीना ही होता है ना। तो जो जून जो है ना, जून से लेकर के दिसंबर तक इस बीच में 6 महीना ही बचा है ना, तो कोई उपचुनाव नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ पे जनवरी ही हो गया, या फिर अप्रैल या मई, है ना, जनवरी, अप्रैल, मई, है ना, कोई भी ऐसा साल बचा है यानी कि 6 महीने से ज्यादा बचा हुआ है ना, तो ऐसी कंडीशन में उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक है। वही चीज यहाँ पे कहेगी, 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, और 6 माह से कम का कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसी मतलब जो ऐसी स्थिति जो होती है ना, ये वाली स्थिति ये वाली स्थिति जो होगी, है ना, अगर कार्यकाल 6 माह से कम समय बचा हो तो उपचुनाव तो नहीं होंगे, है ना। तो ऐसी अवधि में कार्यवाहक सरपंच जो है वो काम करेगा। ठीक है। जैसे कि अगर सरपंच का पद केवल 4 महीने के लिए खाली होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो चुनाव नहीं होगा, वहां पे कार्यवाहक सरपंच काम करेगा। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई यहाँ पे इस वाले स्लाइड में। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है पंचायतों का विघटन। पंचायतों के विघटन के बारे में क्या कहा गया है? व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। मतलब यहाँ पे पंचायतों का विघटन के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो धारा है, धारा 87 के तहत है ना, ये आती है, ये पंचायतों का विघटन, है ना। और इसमें प्रावधान दिया गया है, प्रावधान क्या है इसमें? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 87 के तहत। ठीक है। मतलब पंचायतों में उनके कर्तव्यों में जो भी चूक या शक्ति या दुरुपयोग के कारण जो विघटित किया जाता है ना, उसके बारे में बताया गया है। और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान लिखा गया है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 87 में। ठीक है। और किसके द्वारा ये विघटित किया जाता है? राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, या उसी को हम क्या कहते हैं, संचालक पंचायत। तीनों स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के समस्त पदाधिकारियों को हटाने एवं विघटित करने की शक्ति संचालक पंचायत के पास होगा। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि किसके द्वारा ये हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? राज्य सरकार या कोई अधिकृत अधिकारी, जैसे कि संचालक पंचायत, है ना, जो राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, या तो फिर विहित प्राधिकारी मतलब जो अधिकृत अधिकारी होगा, है ना, जैसे कि संचालक पंचायत। तीनों स्तर पर मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना, तीनों स्तरों के पदाधिकारियों को हटाने के लिए और पंचायत को विघटित करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? संचालक पंचायत के पास होती है। कारण क्या है? किन वजहों से विघटन हो सकता है? पंचायतों को अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम ना हो, अपनी शक्तियों से परे कार्य करने पर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर, राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करने पर, और सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का पालन नहीं करने पर। तो ऐसी 5 ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जो है ये पंचायत का विघटन हो सकता है। पंचायत अपने कर्तव्यों को निभाने में जब असमर्थ होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विघटन हो सकता है, जिसकी पंचायत अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम ना हो, मतलब अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो। तो ऐसी ऐसी क्या स्थिति हो सकती है कि वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है? तो जैसे कि है ना, क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि ग्राम की, है ना, गांव की सफाई, है ना, गांव की सफाई, साफ सफाई वगैरह, है ना, पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, देख रेख, है ना। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो पंचायत के काम होते हैं।
बाथरूम लगवाना, सॉरी मतलब शौचालय वगैरह बनवाना। तो ऐसे कई सारे काम होते हैं, है ना, जिसको लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता है ना, नजरअंदाज कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति जो होती है, तो इन्हीं कारणों के कारण क्या होता है, जो पंचायत का विघटन का कारण बन सकता है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। अपनी शक्तियों से परे कार्य करने पर, मतलब अपनी शक्तियों से परे, अपनी अपने अधिकारों से बाहर जाकर के काम करने पर, जैसे कि पंचायत अगर अपने क्षेत्र से बाहर किसी काम, निर्माण काम में पैसा लगा रही है, या फिर ऐसा कोई निर्णय ले रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ना, तो भी ये वैलिड नहीं है ना। और फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का मतलब सरपंच या कोई और सदस्य, अन्य सदस्य, है ना, अगर पंचायत का पैसा अपने पर्सनल काम में लगा रहे हैं, लाइक निजी उपयोग कर रहे हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों को किसी तरह का प्रॉफिट, लाइक लाभ वगैरह दे रहे हैं, तो ये भी दुरुपयोग है ना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर। राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करने पर, है ना, ऐसा इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार अगर कह रहा है कि पंचायत को गांव में अ, बोरिंग लगवानी है, या फिर कोई योजना चलवानी है, कोई कैंप लगवाना है ना, तो पंचायत जो है वो जानबूझ करके वो आदेश को नहीं मान रही है, तो ये भी क्या है, वो विघटन का कारण बन सकता है। ठीक है। और सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का पालन नहीं करने पर, तो सक्षम अधिकारी क्या होता है, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो ऐसा ही आदेश देगा ना जो सरकार उसको आदेश देती है ना। तो जिला पंचायत का कोई अधिकारी मान लीजिए किसी काम के लिए कोई आदेश दे रहा है ना, पंचायत को, तो पंचायत उसको बार बार अनसुना कर रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये डिसिप्लिन के लिए अंतर्गत तो नहीं आता है ना, अनुशासनहीन होता है। तो ये भी एक तरह से जो है विघटन का कारण बन सकता है। ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे नोट दिया हुआ है, विघटन जांच करने के पश्चात किया जाएगा। विघटन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्ति युक्त अवसर न दे दिया गया हो। मतलब यहाँ पे कहा ये गया है कि विघटन, है ना, सीधे सीधे से विघटन मतलब नहीं किया जा सकता है, पहले उसकी जांच होगी, है ना, उसके पश्चात ही उसको पंचायत जो है विघटित किया जा सकता है। ठीक है। और पंचायत को अपना पक्ष रखने के लिए भी पूरा मौका दिया जाएगा। और पंचायत अपनी बात रखने का मतलब क्या कहना चाहिए, पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक तरह से, है ना, अवसर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है पंचायत को, तो विघटन आदेश जो है वो पारित नहीं किया जा सकता। ठीक, आई होप ये वाला स्लाइड भी मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, विघटन के पश्चात परिणाम। तो विघटन के पश्चात क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। एक सेकंड। विघटन के पश्चात परिणाम। ठीक है। चलिए, विघटन के पश्चात विघटन के पश्चात परिणाम, इसके बारे में क्या कहा गया है कि आ, इसमें मतलब इस वाले स्लाइड, मतलब इसमें ये कहा गया है, विघटन के पश्चात परिणाम में ये बताया गया है कि पंचायत को भंग या किसी किसी ग्राम पंचायत को भंग या विघटित तब कब जब किया जाता है ना, तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है और क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो गठन, है ना, तो गठन के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब जब ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाएगा या विघटित कर दिया जाएगा, तो राज्य सरकार एक समिति बनाती है। ठीक है। तो एक समिति बनाएगी क्या, राज्य सरकार, जो पंचायत के कार्यों को संभालेगी। ठीक है। मान लीजिए किसी कारण से गांव की पंचायत को भंग कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है ना, तो राज्य सरकार 3 लोगों की एक समिति बनाती है ना, 3 लोगों की एक समिति बनाती है। ठीक है। 3 लोगों की एक समिति बनाएगी जो पंचायत की जिम्मेदारियों को निभाएगी। ठीक है। तो एक समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, 3 लोगों की एक समिति राज्य सरकार बनाएगी,
जो पंचायत के कार्यों की जिम्मेदारी या फिर पंचायत के जो कार्य हैं उनको संभालेगी। ठीक है। और अध्यक्ष के बारे में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा, और समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि समिति का जो अध्यक्ष है वो राज्य सरकार ही नियुक्त करेगी, और यह अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से नहीं चुना जाएगा। जो समिति बनेगी उनमें से अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, और राज्य सरकार उसके लिए अध्यक्ष बनाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे सदस्य। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, मतलब यहाँ पे भी जो सदस्य जो जो तीन लोगों की जो सदस्य होगा, तीन लोगों की जो तीन लोगों की जो सदस्यता होगी वो भी राज्य सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। जैसे कि राज्य सरकार तीन लोगों की समिति के लिए मतलब राज्य सरकार जो है वो तीन लोगों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी, हाँ, तीन लोगों को। तो ऐसे कौन सदस्य हो सकते हैं जो राज्य सरकार सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी? एक तो कौन हो सकता है, जो सोशल वर्कर होते हैं, है ना, सोशल वर्कर। ठीक है। एक तो सोशल वर्कर हो गए, और जो पंचायत से जुड़े हुए होते हैं, है ना, जो पंचायत से जुड़े हुए होते हैं उन वो एक सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। और एक जो रिटायर्ड होते हैं, है ना, रिटायर्ड अधिकारी। ठीक है। रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स। ठीक है। तो ऐसे जो है होते हैं, ऐसे लोगों को ही अ, राज्य सरकार जो है वो समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। ठीक है। तो सदस्य कौन होंगे, वो भी कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। और अवधि अधिकतम 6 माह के लिए, या समिति पंचायत की शेष अवधि तक कार्य नहीं करेगी। समिति पंचायत की शेष अवधि तक कार्य नहीं करेगी, बल्कि विघटन के 6 माह के भीतर पंचायत का पुनर्गठन किया जाएगा। और यहाँ पे और पॉइंट क्या कहा गया है, समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी। नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। यदि पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम है तो इस काल अवधि के लिए पंचायत का पुनर्गठन या उपचुनाव नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है इन पॉइंट्स में कि समिति की जो अधिकतम अवधि होगी वो 6 महीने की होती है। ठीक है। और या फिर जब तक नई पंचायत नहीं बन जाती, ये कह सकते हैं। हाँ, जो ये समिति है उसका इनका जो इनका जो कार्य करने का जो समय होगा वो 6 माह का होगा, या फिर जब तक जो नई पंचायत है वो नहीं बन जाती तब तक वो काम कर सकते हैं, क्या ये जो समिति है वो। ठीक है। और ये जो समिति है वो पुराने पंचायत का जो बचा हुआ कार्यकाल होगा, है ना, कार्यकाल की बची हुई अवधि जो होगी उस पे वो काम नहीं कर सकती है ना। बची हुई अवधि का मतलब ये है कि अगर कोई पंचायत का कार्यकाल बचा हुआ है, जैसे कि 8-9 महीने के लिए बचा हुआ है ना, तो उस अवधि के लिए वो ये समिति है वो काम नहीं करेगी, है ना। 6 महीने के भीतर अगर 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो समिति काम करती रहेगी। ठीक है। 6 महीने के भीतर जो है, 6 माह हो गया है ना अवधि को, है ना, फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर भी वो समिति जो है वो काम करती रहेगी। ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें, अगर नई पंचायत बन जाती है तो समिति ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अ, अगर नई पंचायत बन जाती है तो समिति जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। और यदि बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से कम है ना, तो नया चुनाव नहीं होगा। ठीक है। अगर 6 माह से कम है तो नया चुनाव जो है वो नहीं होगा। ठीक। आई गेस आप लोगों को ये वाला पॉइंट, ये जो अवधि वाले पॉइंट है वो समझ आया होगा। ठीक है। प्रभाव के बारे में क्या कहा गया है, समस्त पदधारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने अपने पद रिक्त कर देंगे। मतलब समिति के गठन के आदेश की तारीख से पहले सभी पदाधिकारी अपने अपने पद जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है। अगर मतलब अ, अगर समिति जो है वो 1 जून से लागू हो रही है, ठीक है, समिति मान लीजिए 1 जून से लागू हो रही है ना, तो जो पहले पूर्व सरपंच, यानी कि अ, पूर्व सरपंच, पहले मतलब पहला पिछला सरपंच, है ना,
पिछला सरपंच, पूर्व सरपंच जिसको कहते हैं, या फिर उप सरपंच, या फिर पंच, है ना? तो ऐसे जो लोग होंगे ना, पदाधिकारी, है ना, वो 31 मई तक अपने पद को वो छोड़ देंगे। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति के बारे में। शक्ति यहाँ पे क्या कहा गया है कि पंचायत की समस्त शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा। समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होगी। मतलब क्या कहा गया है कि पंचायत जो काम करती है, जैसे कि अ, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, पानी की सुविधा, सड़क से संबंधित काम, या फिर गांव का जो भी विकास है उससे संबंधित काम, है ना? तो इन सब कामों को कराने के लिए और इसकी निगरानी करने के लिए, है ना, राज्य सरकार कोई व्यक्ति या समिति को नियुक्त कर सकती है ना? यहाँ पे ये जो पॉइंट कहा गया है, यही कहा गया है कि पंचायत जो काम करती है ना, जो भी काम करती है, उसका वो काम कराने के लिए, है ना, उन सब कामों को कराने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए राज्य सरकार राज्य सरकार कोई किसी व्यक्ति को या समिति को या फिर कोई प्राधिकारी नियुक्त करेगा, है ना? मतलब समिति को नियुक्त कर सकती है। ठीक है। और मान लीजिए कि एक एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, है ना, समझ समझ लीजिए कि अगर कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, वहां पे सड़क बनवाने का कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो सड़क निर्माण का कोई काम चल रहा है, तो राज्य सरकार एक अधिकारी नियुक्त करेगी। ठीक है, राज्य सरकार जो है वो एक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो वो देखेगा कि वो कार्य जो है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं। ठीक है। और समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होगी। इसका सिंपल से ही मतलब है कि जो नियुक्त नियुक्त की गई जो समिति है वो केवल तो निगरानी कर सकती है या सहायता कर सकती है, लेकिन जो पंचायत की है ना, पंचायत की तरह वो खुद कोई कानूनन जो है वो निर्णय नहीं ले सकती है ना? वैधानिक कार्यवाही का मतलब जो है वही है कि कानूनन निर्णय वो नहीं ले सकता है, बल्कि, है ना, इसके अलावा वो निगरानी कर सकता है, देख सकता है, काम को वो देख सकता है, लेकिन कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होती है। पंचायतों को विघटित करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी, तो इसमें ये कहा गया है कि किस अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वह वो जो है किसी पंचायत को भंग कर सके, है ना, या समाप्त कर सके। तो तीनों स्तरों की जो पंचायत है ना, उसके अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो ग्राम पंचायत, है ना, गांव की पंचायत को भंग करने का जो अधिकारी होगा, अधिकार किसको होगा? संचालक पंचायत को होगा। जनपद पंचायत जनपद स्तर की पंचायत को भंग करने का अधिकार किसके पास होगा? संचालक पंचायत के पास होगा। और जिला स्तर की पंचायत को भंग करने का अधिकार भी किसके पास होगा? संचालक पंचायत के पास होगा। ठीक है। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत में छोटा मोटा, मतलब लाइक वही सेम काम, है ना, जो भी काम होते हैं जनपद में भी वही काम होते हैं, जिला स्तर में भी वही काम होते हैं, लेकिन ये जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं ना, जो अधिकारी होंगे, ये अलग अलग होंगे। ठीक है। ग्राम पंचायत के अलग अधिकारी है, संचालक पंचायत, और जनपद पंचायत, है ना, यानी कि जनपद स्तर पर जो भंग करने का जो अधिकार होगा वो संचालक पंचायत जो होगा वो अलग होगा, और जिला पंचायत का भी जो संचालक पंचायत है वो अलग होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। तो पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित जो भी प्रश्न है, चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न से। आई गेस मैं आप लोगों को ये थ्योरी वाला पोर्शन समझा पाई। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। प्रश्न है, किस तिथि में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जा सकती है? किस तिथि में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जा सकती है? अभी देखा हमने, पढ़ा है हमने प्रथम सम्मेलन की तिथि से। अगला है, जिला पंचायत की, एक मिनट, हाँ,
जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधा, है ना? 1/2 2 सदस्य। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा आवश्यक है? ये हमने पिछला जो वीडियो किया था ना, पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया हुआ है ना, 1/2 सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला है, जिला पंचायत समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार करना आवश्यक है। बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे या 1/2 सदस्यों से होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? इसका सिंपल सा ही आंसर है, ये देखा है हमने, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। यहाँ पे व्याख्या उस प्रश्न का दिया हुआ है। पंचायती राज निकाय में कार्यकाल या अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, न कि मतदान की तिथि से, मतलब गणना की तिथि से, न कि परिणाम की घोषणा की तिथि से, न कि शपथ ग्रहण की तिथि से, है ना? तो पंचायती राज निकाय में कार्यकाल या अवधि की गणना होती जो है वो प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही होती है। चलिए, अगला हम क्या देखेंगे? पंचायतों पंचायत के सदस्यों की निरहताएं और या फिर अयोग्यताएं। ठीक है। ये वाला टॉपिक या आर्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी जी। ठीक है, अदरवाइज ये फिर हौच पौच हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके भी 3-4 स्लाइड हैं जो एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना भी था हमने अनुच्छेद 243 ई हमने कवर कर लिया है, अनुच्छेद 243 ई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई और आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिली होगी मुझसे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।